हरिओम, वेलकम टू ज्ञानोदय विद्यालय। सैनिक स्कूल 2023 के लिए फॉर्म्स निकल चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम लोग 2023 का फॉर्म फिलअप करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको एक प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन बताऊंगा जो कि बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं। वो होता है डॉक्यूमेंट को रिसाइज करने का। जैसे फोटो कहा जाता है इतने केबी से इतने केबी तक होना चाहिए, आपके अदर डॉक्यूमेंट्स इतने केबी से इतने केबी तक होने चाहिए। तो मैं कुछ टूल्स भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप बिना कोई परेशानी के, बिना कहीं किसी कैफे वगैरह कहीं भी जाए हुए, घर बैठे ही फ़ोन या लैपटॉप किसी भी चीज़ की मदद से आप पूरा का पूरा प्रोसेस को बहुत ही आराम से कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो चीज़ आपको करना है वो है कि आप अपना ब्राउजर खोलिए, ठीक है, और उस पर सर्च कीजिए AISSENTA, है ना। सर्च क्या करना है, AISSEENTA, ठीक है। मैंने पहले सर्च करके रखा हुआ है तो मेरा आ गया है। फिर भी मैं दिखाता हूँ कि जब आप गूगल सर्च कीजिएगा फर्स्ट टाइम तो कुछ इस तरह का पेज आपके सामने खुल जाएगा, है ना। उसमें सबसे पहला जो आ रहा है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम AISSE.NTA.nic.in, इस पर चले जाना है। मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। तो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये पेज हमारा खुल जाएगा, है ना। ये हमारा NTA का ऑफिशियल पेज है, ठीक है। तो इस पर हम लोग थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर आता है 2023 एप्लीकेशन फॉर्म। इस पर क्लिक कर देते हैं। ये कहता है हमें दूसरी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करेगा जहाँ से हम लोग फॉर्म भरना है, तो बस ओके कर देना है आपको। यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन का पेज खुल चुका है ना। जो बच्चे पहले ही रजिस्टर कर चुके हैं और कुछ चेंजेस करना चाहते हैं वो यहाँ पर अपना लॉगिन डिटेल्स डाल सकते हैं, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड। हम लोगों को फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है तो मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिएगा कुछ इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, ठीक है। इन इंस्ट्रक्शन में सबसे ऊपर है डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। ये जो मैंने आपको दिखाया ना, ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पूरी 84 पेज की, इसमें पूरे एग्जाम्स के बारे में दिया हुआ है, जिसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। तो इसको आप डाउनलोड करके खुद से भी आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो कि फॉर्म फिलअप करने से पहले आपके पास जरूर होने चाहिए वो मैं बता देता हूं, है ना। तो सबसे पहला जो है वो आपके पास होना चाहिए आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन। ध्यान रहे कौन सा थंब, लेफ्ट थंब, है ना। कौन सा थंब आपका होना चाहिए, तो आपका होना चाहिए लेफ्ट थंब इंप्रेशन, ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा इस बात का। अगला होना चाहिए आपका डॉक्यूमेंट्स। जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, तो ये डॉक्यूमेंट्स में आपके आएंगे। सबसे पहला आपका होगा कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप जनरल के अलावा किसी भी चीज के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे SC ST OBC, ठीक है। अगला जो आपका होगा वो होगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। और इन दोनों के अलावा आपको चाहिए होगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। इसके बाद आपको चाहिए होगा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, है ना। ये 3 सर्टिफिकेट चाहिए होंगे। ये चाहिए होंगे PDF फॉर्मेट में और इनकी एक स्पेसिफाइड साइज है जो कि अभी आपको नीचे में दिखाऊंगा, ठीक है। और कैसे हम उस साइज को बनाएंगे वो टूल्स में आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है। कुछ और इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो OBC NCL से हैं उनको 650 रुपीज़ लग रहे हैं इस फॉर्म में, और जो SC ST हैं उनको 500 रुपीज़ लग रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या करना है। थोड़ा सा अगर नीचे जाते हैं हम लोग, ठीक है, तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या, जो भी चीजें मैंने आपको बताई वो क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। एक चीज और आपको ध्यान रखना है, 2 और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों का आपको आपके साथ होना चाहिए। उसमें से सबसे पहला आपका फोन नंबर आपके साथ होना चाहिए, ठीक है। आपका नहीं है, अपने पेरेंट्स का फोन नंबर, जिस फोन नंबर को आप एक्सेस कर सकते हैं वो फोन नंबर, ठीक है, जो फोन नंबर चालू हालत में है। दूसरा ईमेल आईडी, अगेन कोई भी ईमेल आईडी जिसको आप एक्सेस करते हो, वो आपका हो, आपके पेरेंट्स का हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट होनी चाहिए। इन दोनों आपका इंपॉर्टेंट है, तभी आपका फॉर्म फिलअप हो पाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगेन आपका डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, तो एलिजिबिलिटी क्या है डेट ऑफ बर्थ की, तो आपका डेट जो होना चाहिए, जो आपकी उम्र होनी चाहिए क्लास 6 के लिए, जो क्लास 6 के लिए उम्र होनी चाहिए, मैं कलर चेंज कर देता हूं। जो क्लास 6 के लिए उम्र होनी चाहिए वो होनी चाहिए 10 to 12 ईयर्स। कब तक होनी चाहिए ये, तो 31 मार्च 2023 तक आपकी उम्र 10 से 12 के बीच में ही होनी चाहिए, 10 से कम नहीं, 12 से ज्यादा नहीं, ठीक है। जो 9th क्लास के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए क्या होनी चाहिए, तो उनकी होनी चाहिए 13 से
15, 13 से 15 अगेन कब तक, तो 31 मार्च 2023 तक। ठीक है, ध्यान रखना है इन सब बातों का। ये सारी चीजें आपको तैयार होनी चाहिए। ये आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, क्लास 9 में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आप किसी क्लास 8 में पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको एडमिशन के वक्त 8 का टीसी दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है, आप 6 में पढ़ रहे हो तो आप 6 के लिए कर रहे हैं तो आप क्लास 5 में पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये सारे चीजें आपके पास होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म फिलअप करना शुरू कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन सब चीज़ों के बाद आता है सबसे नीचे में कि आपको पासवर्ड वगैरह करना है। ये सब अभी हम लोग सब कुछ देखेंगे। तो यहाँ पर आप सीधे टिक मार दीजिए एंड देन क्लिक हियर टू प्रोसीड। ठीक है, यहाँ पर आ गया आपका डिटेल्स। यहाँ पर मैं थोड़ा डमी डेटा का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, आप अपना नाम लिखिएगा, तो अभ्यर्थी का नाम यानी जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसका नाम यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो मैं डिटेल्स टाइप करता जाता हूँ फटाफट कीबोर्ड में यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने लिख लिया टेस्ट कुमार। ठीक है, फादर का नाम क्या होना चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ टेस्ट फादर। मदर का नाम टेस्ट मदर। ये सब डमी डेटा है, ऑब्वियसली आप देख भी पा रहे होंगे। जन्म तिथि नाउ अगेन देखिए, अगर मैं कोई ऐसा डेट लेता हूँ, कोई ऐसा लेता हूँ जहाँ की मेरी एलिजिबिलिटी नहीं हो पा रही है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही आप फॉर्म आगे फिलअप करेंगे, ये आपका 12 साल नहीं है अगर आप क्लास 6 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। अगर आप यहाँ डेट ऑफ बर्थ गलत डाल देते तभी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, क्योंकि क्लास 6 या क्लास 9 ये आपको आगे सेलेक्ट करना है ना, आगे सेलेक्ट करना है एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद, तो उस समय आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मैं क्लास 6 के एलिजिबिलिटी के लिए 2011 का डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, नाउ लिंग, तो आप जो भी हैं, आपका जेंडर जो भी है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन आपके पास जो भी है, ठीक है, जो भी इनमें से है उनको कर लीजिए। तो जनरली आधार कार्ड होता है, तो आधार कार्ड के लिए आप सेलेक्ट कीजिएगा एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ। नाउ यहाँ पर आपको ना 4 डिजिट डालने हैं। यहाँ पर आपको कोई भी 4 डिजिट डालने हैं। अपने लास्ट के जो 4 डिजिट होते हैं ना आपके आधार कार्ड के, वो 4 डिजिट डालने हैं। ये आपके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा हुआ है, आप देखिएगा। ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ। ठीक है, ये सब डमी डेटा है। नाउ आपको यहाँ पर अपना एड्रेस भरना है। ठीक है, तो मैं एड्रेस डाल देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर है तो आप डाल दीजिए वार्ड नंबर 23। विलेज का नाम है तो आप डाल दीजिए विलेज का नाम यहाँ पर। ठीक है, लोकेलिटी जैसे आपका मार्केट वगैरह कुछ है तो कुछ मैं डाल देता हूँ कि अपना लोकल मोड़, कुछ भी इस तरह से आप डाल सकते हैं। ये ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। स्थानीयता लोकेलिटी, वहाँ पर उस शहर का नाम अगर कुछ है तो डाल देता हूँ। तो लोकल टाउन अगर कोई है तो आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आप कंट्री, तो कंट्री यहाँ पर इंडिया ऑब्वियसली। राज्य, आप जिस भी राज्य के लिए है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका जिस राज्य का है आप वो यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करेंगे, है ना, जिस राज्य के आप मूल निवासी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, बिहार सेलेक्ट कर लेता हूँ। नाउ जिला, तो बिहार के हिसाब से सारे जिले आ गए, तो आप जिस जिले के निवासी हैं उस जिले को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, पिन कोड, यहाँ वैलिड 6 डिजिट का पिन कोड डाल देना है आपको। ठीक है, तो यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है, मैं इसी को ही डाल देता हूँ। ठीक है, ये हमारे बच्चे का किसी का है। ठीक है, मैं ये ईमेल आईडी थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, एक टेस्ट ईमेल आईडी है उसको हम यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, जो कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये है हमारा टेस्ट ईमेल आईडी, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और वापस से हम लोग जाएंगे इसमें। ठीक है, और यहाँ पर मैं सब कुछ पहले हटा देता हूँ, देन कंट्रोल V। चलिए देखते हैं कंट्रोल V लेता है कि नहीं, पेस्ट हो रहा है कि नहीं। नहीं हो रहा है, मतलब हमें टाइप करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए टाइप कर लेते हैं, देख लेते हैं वो क्या है फिर से एक बार, और टाइप कर लेते हैं उसको, वेब IVAB, वेब IVAB। ठीक है, अब कन्फर्म मेरे एड्रेस में भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा फिर से टाइप कर रहा हूँ। ठीक है,
तो देखिए ये जो टूल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, ये जो टूल इस्तेमाल कर रहा हूँ आप देख रहा हूँ, ये एक इस तरह का ईमेल आईडी है। देखिए इसको आप कभी भी फॉर्म भरने समय इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, ये एक टेम्प्रोरी ईमेल आईडी होता है, क्योंकि मैं एक डमी डेटा के साथ कर रहा हूँ, किसी भी बच्चे का डेटा मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ जो भी हम लोग फॉर्म फिलअप करेंगे अपने स्कूल में, ठीक है। तो मैं एक डमी डेटा के साथ कर रहा हूँ, इसलिए ये मैंने एक टेम्प्रोरी ईमेल आईडी उठाई है, ठीक है। इस ईमेल आईडी की कोई वैलिडिटी नहीं होती है, इसलिए इस तरह की ईमेल आईडी आप बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। आप किसी भी वैलिड ईमेल आईडी है जो कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का हो गया, हॉटमेल हो गया, याहू, गूगल, इस तरह का mail.com, इन सब का ही ईमेल आईडी बनाया हुआ आप डालिएगा, ठीक है। ये इस तरह की ईमेल आईडी नहीं, ये मैं सिर्फ टेस्टिंग के लिए डाल रहा हूँ, ठीक है। और वैसे भी अपना ईमेल आईडी आपको डालना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इन सब बातों का। चलिए फ़ोन नंबर यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ, फिर से डाल देता हूँ मैं, ठीक है। अगर आपका लैंडलाइन नंबर है तो आप उसको भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। यहाँ आपका प्रेजेंट एड्रेस, अभी अगर आप किसी और जगह पे रह रहे हैं, अगर आप प्रेजेंट एड्रेस में कुछ डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली इसको टिक कर दीजिए, ये दोनों एड्रेस को अपने आप ही दोनों को ले लेगा, ठीक है। चलिए नाउ यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड ऐसा क्रिएट करना है जो कि आप एक्सेस करेंगे, ठीक है। और पासवर्ड की किस तरह से पासवर्ड बनाना है आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, किस तरह से पासवर्ड बनाने हैं, क्योंकि पासवर्ड बनाते समय अगर आप कुछ भी लिखिएगा तो कुछ भी पासवर्ड नहीं लेगा, ठीक है। पासवर्ड में क्या क्या होने चाहिए, तो पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, कोई भी एक कैपिटल लेटर, ठीक है। उसके बाद कम से कम एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, उसके बाद कम से कम कोई स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर देखिए क्या होता है, स्पेशल कैरेक्टर कुछ इस तरह वाला @ पढ़ते हैं इसको, ये होता है, हैशटैग ये होता है, ठीक है, अंडरस्कोर ये होता है, डॉलर का साइन आप देखते हैं ये होता है, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसा होता है, ठीक है। इन सब में से आप कोई भी एक से ज्यादा रख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद कम से कम कोई लेटर 1 2 3 4 जो होता है ना, कोई ऐसा डिजिट आपका होना चाहिए, ठीक है। चलिए, और पासवर्ड की लंबाई क्या होगी, तो पासवर्ड जो होना चाहिए वो 8 to 13 कैरेक्टर्स, मतलब मिनिमम 8 कैरेक्टर और मैक्सिमम 13 कैरेक्टर से जाएगा, ठीक है। चलिए तो एक पासवर्ड हम लोग बना लेते हैं, यहाँ पर एक पासवर्ड हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो पासवर्ड मैं बना लेता हूं, मैं ऐसे ही टेस्ट पासवर्ड बना ले रहा हूं। यहां पर देखिए क्या है कि अगर आप पासवर्ड कल को भूल जाते हैं, ठीक है, अगर आप कल को पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको ये क्वेश्चन हेल्प करेगा, इसलिए आप इसको ढंग से चुनिएगा। तो आप कोई भी चुन लीजिए, विच वेबसाइट यू रेयरली विजिट, और इसमें आप लिख दीजिए वो वेबसाइट जो आप सबसे ज़्यादा विजिट करते हो, है ना। इसमें कैरेक्टर्स का भी ध्यान रखना, आप किस तरह से लिखते हैं, कैपिटल स्मॉल, है ना, क्योंकि जब आप आंसर दीजिएगा तो आपको बिल्कुल उसी का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ध्यान से इसको आप लिख करके भी रख सकते हैं ताकि आप पासवर्ड भूल जाए तो पासवर्ड रिसेट में आपको आसानी हो, ठीक है। और ये है कैप्चा बिल्कुल जैसा लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, केस सेंसिटिव होता है ये, ठीक है। तो चलिए कैप्चा डालते हैं। तो कैप्चा है PW0566, ठीक है। चलिए अब इसको सबमिट कर देते हैं। अब बोल रहा है कि प्लीज रिव्यू ऑल द इंफॉर्मेशन। अब देखिए आप ना बड़े ही ध्यान से सारे नाम, पता जो भी आपका है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ, ये लास्ट के 4 डिजिट आपके आधार कार्ड का या जो भी आपने आइडेंटिटी कार्ड डाला है वो सब एक बार मिला लीजिएगा, ठीक है। अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पर आपको आपका एप्लीकेशन नंबर जाएगा, आप फर्दर आपसे कम्युनिकेशन किया जाएगा, तो ये बहुत ही समझदारी से भरिएगा, ठीक है। तो मैं सीधा नीचे कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ के बाद भरने के बाद आपका क्या है कि आप सारे के सारे चेकबॉक्स पर कि हाँ मैंने भाई सब कुछ देख लिया, सब मेरा ठीक है, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सेलेक्ट हो गया मेरा। इसके बाद आप नीचे जाइए, आई अग्री पर कीजिए और सबमिट एंड सेंड OTP। अब आपने जो फ़ोन नंबर दिया था उस पर एक OTP आएगा जो कि अभी हम लोग देखेंगे, है ना। अब मैं करता हूँ, अब मैं OTP का इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है बच्चों, OTP आ गया है। देखिए इस तरह से कुछ OTP आएगा आपका, ठीक है। इस तरह से डियर एप्लीकेंट योर वन टाइम पासवर्ड इज 442497। ये आप जैसे ही OTP डालिएगा, आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर आप क्लिक करते हैं, अब आपका आगे का प्रोसेस खुल जाएगा, है ना। ठीक है, यहाँ पर आ गया आपका एप्लीकेशन नंबर। देखिए बहुत ही ध्यान रखना है, ये जो आपका एप्लीकेशन नंबर आया है, ये जो आपका एप्लीकेशन नंबर आया है, इसको आप बहुत ही प्रेम पूर्वक एकदम सेव करके लिख करके रख लेना है, ठीक है। कि अगर गलती से लॉग आउट हो गया, इंटरनेट कट गया या पेज कट गया, तो फिर से यही एप्लीकेशन नंबर से आपको लॉगिन करना होगा। वैसे आपके मैसेज में भी ये चीज़ है, आपके मैसेज में भी ये चीज़ पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी आपको लिख करके रख लेना है, ठीक है, फॉर द सेफ्टी पर्पस, ठीक है। चलिए हम लोग आगे का प्रोसेस अब देखते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको नेक्स्ट है, आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक कीजिए, ठीक है। जैसे ही आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपकी सारी चीज़ें आती है, क्या आपने कंप्लीट कर रखा है और क्या क्या पर्सनल डिटेल्स आपको, क्या क्या डिटेल्स अभी आपको इनकम्प्लीट है और जिसे भरना है, ठीक है। तो हम लोग अब एक एक करके भरते हैं सारे डिटेल्स को।
ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इस साइड में है पर्सनल डिटेल्स, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा, एक बार फिर से आप अपना डिटेल्स देख सकते हैं, अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ गलत हो गया था तो आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब आती है नेशनैलिटी, तो नेशनैलिटी हम सब इंडियन हैं, भारतीय हैं। नेक्स्ट है आपका स्टेट ऑफ डोमिसाइल, अगेन जिस स्टेट का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसको आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। नाउ श्रेणी, आप किस श्रेणी में आते हैं, आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं, क्या है, ठीक है। तो मैं आपको देखिए, अगर आप जनरल भरते हैं आपको क्या है, सब कैटेगरी में कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप SC भरते हैं आपके सब कैटेगरी में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप ST भरते हैं तो आपके सब कैटेगरी में कुछ भी नहीं आएगा। बट अगर आप OBC हैं, अगर आप OBC भरते हैं, है ना, अगर आप OBC भरते हैं तो आपके सब कैटेगरी में देखिए क्या क्या आएगा। अब जनरली होता है ना हमारे देश में जात होती है कि भाई तुम कुम्हार जात से हो, तुम इससे हो, तुम उससे हो, ऐसा ऐसा कुछ कुछ बहुत सारी जातियां हैं। तो उसी के हिसाब से आपका जो सर्टिफिकेट जिस चीज़ का है, आप जो हैं जिस जाति से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ से लोकल से सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे कुछ भी मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिमिलरली मैं डिफेंस में भी दिखा देता हूँ। अगर आप डिफेंस सेलेक्ट करते हैं तो आपके सब कैटेगरी में आएगा कि आप क्या है, एक्स सर्विसमैन है, मतलब आपके माता पिता। यहाँ पर देखिएगा डिफेंस में कौन है, सो ध्यान से सुनिएगा। जो असम राइफल्स हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में कहा गया है कि आप डिफेंस के कोटा को अप्लीकेबल नहीं है, इसलिए आप जनरल या OBC सेलेक्ट कीजिएगा, अदर कैटेगरी डिफेंस के लिए मत सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो वैसे लोग जो एक्स सर्विसमैन है जिन्होंने आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में अपनी सर्विसेज दी हैं, ठीक है, और अभी वो करंटली नहीं है, किसी भी कारण की वजह से वो रिटायर कर गए हैं या जो भी है, ठीक है, वैसे लोग, या फिर करंटली सर्विंग इन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, इन तीनों में से अगर अभी किसी में प्रेजेंट में वो सर्व कर रहे हैं आपके माता पिता, तब आपके माता पिता, ध्यान रखिएगा यही दोनों में से कोई, तब आप यहाँ पर आप डिफेंस कोटा का लाभ उठा सकते हैं, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं OBC NCL कुछ भी ले लेता हूँ, एक टेस्टिंग ही तो कर रहे हैं हम, ठीक है, एक मैंने ले लिया, ठीक है। फिर आप आपकी फैमिली इनकम क्या है, फैमिली इनकम, नॉट आपके पेरेंट्स, आपके पिता की इनकम, फैमिली इनकम, आपके फैमिली में जो भी जैसे लोग हैं उनकी इनकम, यानी आपके माता पिता की टोटल इनकम, ठीक है। तो यहाँ से जो भी है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। आपके माता पिता अगर असम राइफल्स वगैरह में हैं, कोस्ट गार्ड है, असम राइफल्स से क्या है, यहाँ से यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ फिलहाल। अगर आपका अपना कोई भाई बहन, आपके सिबलिंग, नॉट आपके चचेरा मेरा फुफेरा, आपके अपना कोई सिबलिंग है जो कि सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो आप नो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है। मैं यहाँ नो कर दे रहा हूँ। आपको सैनिक स्कूल के बारे में कैसे पता चला, तो आप कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, ये सब कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ से आपको फिर से कैप्चा है भाई, तो कैप्चा डालते हैं। कैप्चा केस सेंसिटिव होता है ना, तो ध्यान रखना इस बात का। 9SU9285 SU9285। चलिए सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। अब फिर यस, चलिए अब अगला आता है आपका डू यू हैव आधार नंबर। अगर आपका आधार नंबर नहीं बना है अभी तक, अगर आपने आधार कार्ड नहीं बनवाया है, तब तो फिर इसको आप डायरेक्टली नो सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड है, जनरली लोगों के पास आधार कार्ड है, मैं मानकर चल रहा हूं, ठीक है, तो क्योंकि आप आधार कार्ड बनवा लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो आधार कार्ड में यस करते हैं, उसके बाद सबमिट करते हैं, है ना। तो सबमिट करते हैं, ओके। यहां से आपको मांगा जाता है, अब देखिए 3 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन ये कहता है कि मैं खुद से अपने आधार का डिटेल्स शेयर करना चाहता हूं। अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो NTA जो होगी वो UIDAI से आपके, क्योंकि चूंकि आपने परमिशन दिया है तो आपके आधार नंबर के हिसाब से वो वहां से डेटा उठाएगा। कौन कौन सा डेटा, आपका नाम, आपका जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ, है ना, देखिए यहां लिखा हुआ है, ठीक है। ये सब चीजें उठाएगा वहां से, और फिर उसको आप चेंज नहीं कर पाइएगा। मान लीजिए किसी भी कारणवश से आपके आधार कार्ड में ये सारे डिटेल्स सही नहीं है, जो आप फॉर्म में देना चाहते हैं वैसे नहीं है, आप आधार कार्ड करेक्शन करवाना चाहते हैं कुछ भी, तो आप बिल्कुल भी पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कीजिएगा, ठीक है। दूसरा हो गया कि आपका आधार, अगर आपका डिटेल्स सेम नहीं है, आप डिटेल्स को अगर आप चेंज करवाना चाहते हैं तो आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं आधार का डिटेल्स ना शेयर ही नहीं करना चाहता हूं आपके साथ, तो फिर आप तीसरा ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं कोई भी एक सेलेक्ट कर रहा हूं यहाँ पर, और उसके बाद फिर आपके लिए जो एप्लीकेबल होगा अपनी समझ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। मुझे लगता है बेस्ट रहेगा सभी के लिए सेकंड या थर्ड सेलेक्ट करते हैं आप, क्योंकि आधार कार्ड में अगर छोटी मोटी भी गलतियां होंगी तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बस इसके लिए सेफ्टी रीजंस, है ना। चलिए अब कैप्चा है तो कैप्चा भर देते हैं। तो कैप्चा है हमारा CW7982, ठीक है। यहां मैं सबमिट कर देता हूं, यस, ओके, ठीक है। अब यहां पर आया आपका कि आप किस क्लास के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वगैरह चीजें। तो मैं यहां क्लास 6 के लिए अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है।
अब देखिए 18, क्या आप किसी भी ये जो गिवन सैनिक स्कूल हैं, अब लास्ट ईयर आपने सुना होगा कि कुछ नए सैनिक स्कूल्स को अप्रूव किया है सैनिक स्कूल सोसाइटी ने। अगर आप उनमें से किसी के भी स्टूडेंट हैं और आप इस साल अप्लाई करना चाहते हैं फॉर द ओल्ड 33 सैनिक स्कूल्स, या फिर किसी भी नए सैनिक स्कूल के लिए आप फिर से अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको ये ऑप्शन करना है कि हाँ मैं पास कर चुका हूं उन नए 18 सैनिक स्कूल से जो लास्ट ईयर सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा आइडेंटिफाई किए गए थे। ठीक है, तो मैं पास कर चुका हूं। अगर आपने पास कर लिया है तो पास, अगर आप अभी पास करने वाले हैं तो अपीयरिंग, और नहीं तो नो। पास करने वाले मतलब आप अगर आप क्लास 6 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप वहाँ क्लास 5 में पढ़ रहे हो अभी, और अगर आप क्लास 9 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो करंटली आप उन नए सैनिक स्कूल्स में क्लास 8 में पढ़ रहे होंगे। ध्यान से दीजिएगा, ये एक नई इन्फॉर्मेशन है जो कि लास्ट ईयर नहीं थी, है ना। तो क्या है ये, मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देता हूं कि अगर आप लास्ट ईयर अनाउंस हुए 18 नए सैनिक स्कूल में से किसी में भी करंटली पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, तब आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि हाँ मैं पढ़ चुका हूँ तो यस पास्ट, मैं पास हो चुका हूँ। नहीं मैं अभी अपीयरिंग हूँ, अभी इस साल मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अपीयर हूँगा तो अपीयरिंग। अगर आपने नहीं करी है तो नो। ठीक है, तो मैं नो कर देता हूँ। देखिए अगर आप यस करते तो क्या होता, अगर आप यस करते तो आपको पूछा जाता कि आप किस सैनिक स्कूल से पढ़े हैं, है ना। यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस आ गए उन 18 सैनिक स्कूल का कि आप किस से पढ़े हैं, पास किए हैं या अपीयरिंग हुए किसी से भी। ठीक है, अगर आप नो करिएगा तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि एप्लीकेबल ही नहीं, मैं किसी में पढ़ा ही नहीं हूँ भाई। तो ठीक है, एक और नई चीज आई है, इसको भी बड़े ध्यान से समझना है, इसको भी बड़े ध्यान से समझना है, मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, देखिए जो पहला ऑप्शन है, ठीक है, पहला ऑप्शन है सैनिक स्कूल्स ओनली। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आप ये जो अप्लाई कर रहे हैं एप्लीकेशन, ये किसमें चाहते हैं आप एडमिशन लेना, तो जो हमारे ओल्ड सैनिक स्कूल्स है ना 33 सैनिक स्कूल, सिर्फ आप चाहते हैं कि हम मेरा एडमिशन सिर्फ उसी के लिए कंसीडर किया जाए। जो 18 नए सैनिक स्कूल हैं उसके लिए आप कंसीडर ही नहीं करवाना चाहते अपने कैंडिडेचर को, तो आप सिर्फ पहला ऑप्शन चुनेंगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है सैनिक स्कूल्स प्लस न्यू सैनिक स्कूल्स। ये 40% राउट जो लिखा हुआ है, ये मैं जब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वाला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं पूरे अच्छे से समझाऊंगा कि क्या इसका मतलब है, बट मैं यहाँ ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ कि ये जो सैनिक स्कूल्स होंगे ये पुराने वाले सैनिक स्कूल के लिए भी आपका कैंडिडेचर माना जाएगा, और जो नए 18 सैनिक स्कूल हैं उनमें भी आपको 40% उसकी सीट्स हैं, ठीक है, जिनके हिसाब से आपको दिया जाएगा एडमिशन। ठीक है, और प्रायोरिटी इन दैट ऑर्डर, मतलब सबसे पहले आपका सैनिक स्कूल में लिया जाएगा। अगर आप सैनिक स्कूल में आपकी मेरिट बन जाती है तो फिर आपने जिस सैनिक स्कूल के अप्लाई किया है वहां पर अगर आपकी मेरिट बन जाती है तो आपको एडमिशन वहां मिल जाएगा। अगर आपकी वहां मेरिट नहीं बनती है तब आपको जब ई काउंसलिंग होगी एग्जाम्स के बाद, इस बार एग्जाम्स के बाद ई काउंसलिंग होगी, ठीक है, तो वहां पर आप नए सैनिक स्कूल्स के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे आसानी से। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है कि आप सिर्फ नए वाले सैनिक स्कूल्स के लिए ही अप्लाई करना चाहते हैं, जो पुराने हमारे 33 सैनिक स्कूल हैं उसके लिए में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप उसके लिए अप्लाई नहीं करना चाहते, तो आप थर्ड ऑप्शन चुनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लगता है स्टूडेंट्स की बेस्ट ऑप्शन है सेकंड। इसमें क्या कि हमारे पास ऑप्शंस खुले हुए ब्रॉडर हैं, क्योंकि चॉइस हमारी और हमेशा हमारे पास फ्रीडम होना चाहिए कि हम क्या सेलेक्ट करते हैं, है ना। बाद में अगर हमें लगेगा एक बार पास होने के बाद कि नहीं मुझे सिर्फ पुराने वाले सैनिक स्कूल में चाहिए था, नए वाले में नहीं, तो हमारी मर्जी, हम नए वाले में नहीं काउंसलिंग भरेंगे, लेकिन हमारे पास ऑप्शन हमेशा होना चाहिए। तो मैं यहाँ दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, नाउ आप किस सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जिस भी सैनिक स्कूल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं सोच समझ के अपने हिसाब से आप भर दीजिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम किस लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं, ठीक है, हिंदी इंग्लिश किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश मराठी बंगाली जिसमें जो लैंग्वेज अवेलेबल है उनमें उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ है आपको एग्जाम सेंटर, अगेन एग्जाम सेंटर आपको प्रेफरेंसेस देने हैं कि किस स्टेट के किस सिटी में मैं देना चाहता हूँ। अगेन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप उस सिटी को सिलेक्ट करें जहां पर आप करंटली रिसाइड कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ताकि आपको आने जाने में कोई भी परेशानी ना हो, आप आराम से आना जाना कर सके, एग्जाम के दिन कोई भी हड़बड़ी ना हो, कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, तो मैं सेलेक्ट करता हूँ कोई भी, अभी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ अंडमान निकोबार आइलैंड। वाओ, ठीक है, अगला है जो भी मुझे दिख रहा है, मैं अभी यहाँ बिल्कुल अंधों की तरह सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप बिल्कुल सोच समझ के सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं डेमो दे रहा हूँ इसलिए मैं कुछ भी सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, इसलिए बहुत ही समझदारी से आप सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, नाउ अगला है फादर्स ऑक्यूपेशन, फादर गार्जियन जो भी है उनके ऑक्यूपेशन क्या है, तो जो आपके माता पिता काम करते हैं उसको आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है आपके पिता की, कहाँ तक जहाँ तक पढ़े हैं वो बता दीजिए कहाँ तक पढ़े हैं।
ठीक है। अगला है आपकी माता जी क्या करती हैं, ठीक है। माता जी अगर कोई काम करती हैं तो उनमें ये सब लिख देना है। और अगर हाउस वाइफ है आपकी माता जी तो इंक्लूडिंग हाउस वाइफ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब कोई खुद का काम अपना वो कर रही है ना, खुद का काम वही कर रही हैं, कोई खुद का अपना वो सर्विस जनरेट कर रही हैं तो उसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जाएगा, नहीं तो इंक्लूडिंग हाउस वाइफ हैं तो यहाँ पर। और आपकी माता जी जहाँ तक पढ़ी लिखी हैं तो वहाँ तक आप सिलेक्ट कर लीजिए उसको। आ गया फिर से हमारा कैप्चा, ठीक है। हर स्टेप के बाद आपका एक कैप्चा है तो उसको फिर से हम भरते हैं। ये 3GN666, ठीक है। नाउ सेव एंड नेक्स्ट, यस। देख लेना है सारे डिटेल्स को, बहुत ही समझदारी से भरना है ना। नाउ डिटेल्स ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, क्लास 5 क्वालिफिकेशन डिटेल्स। क्लास 5 का बारे में, क्योंकि मैंने 6 का पूछा है तो क्लास 5 से ही मुझसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो क्या है, उत्तीर्ण की स्थिति, ये नॉट एप्लीकेबल है। अब देखिए ये किस केस में एप्लीकेबल होगा। अगर आप वो भरते ना जो पिछले वाले राउट में कि मैं क्लास 5 में अपियर्ड हूँ, पास हूँ, वो वाला चीज़ अगर आप भरते पास वाला या अपियरिंग वाला तो आपसे कुछ डिटेल्स यहाँ पर पूछा जाता, ठीक है। बट हमने भरा है कि नहीं हमें सभी सैनिक स्कूल्स में एडमिशन चाहिए, तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आ गया हमारा, ठीक है। तो बाकी सारे कुछ भी और कोई भी आपको डिटेल्स नहीं फिलअप करने हैं, आपको बस इसमें कैप्चा डाल देना है, ठीक है। तो कैप्चा डाल देते हैं हम 852XQ4, ठीक। नाउ सेव एंड नेक्स्ट। अब अगला है, क्या आप पहले भी सैनिक स्कूल का एग्जाम दे चुके हैं? बेस्ट है इसमें आप नो सेलेक्ट कीजिए। आप किसी परमानेंट स्टाफ, मतलब आपके माता पिता अगर किसी सैनिक स्कूल में काम करते हैं, परमानेंट स्टाफ है वहाँ के, तो उसके हिसाब से आप यस और नो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यस देखिए सेलेक्ट करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि किस सैनिक स्कूल में वो कार्यरत हैं, आप उस सैनिक स्कूल का नाम बताइए और अपने माता पिता जो काम करते हैं उनका नाम बताइए, ठीक है। तो मैं यहाँ फिलहाल नो कर देता हूँ, ठीक है। और अगेन कैप्चा आया तो कैप्चा फटाफट हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारा फोटोग्राफ्स और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अपलोड करने का। अब मैं आपको कुछ टूल्स दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग इमेज को रिसाइज कर सकते हैं, कैसे हम लोग डॉक्यूमेंट्स को रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। मैं कुछ टूल्स आपको दिखाऊंगा और यहाँ पर लाइव भी करके दिखाऊंगा, जिससे आप पूरी तरीके से समझ जाए, आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। जैसे फोटोग्राफ का देखिए बोल रहा है 10 से 200 KB होनी चाहिए और फॉर्मेट क्या होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट, है ना। देखिए मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये एक बच्चा है, इसका अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, इसका अगर मैं थोड़ा सा आपको, ठीक है, इसका अगर देखिए मैं थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप इसका फोटो आप देख रहे होंगे, देखिए यहां पर अगर आप नाम इसका ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है .jpg, है ना, जेपीजी या फिर कैपिटल में भी अगर है, ठीक है। यही एक्सटेंशन होना चाहिए, डॉट के बाद ना यही 3 लेटर्स होने चाहिए, तभी आपका फोटो अपलोड होगा, नहीं तो अपलोड होने में परेशानी होगी। तो पहला तो इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा कौन सी बात का ध्यान रखना है, ये सारे में, सिग्नेचर में, ठीक है, फोटो में, सब कुछ में यही चीज होनी चाहिए आपका .jpg। ध्यान रखना है इस बात का, पहला चीज जो आपको ध्यान रखना है, जिसके कारण आपका एप्लीकेशन में अपलोड होने में प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा किस बात का ध्यान रखना है, दूसरा बात का ध्यान रखना है, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, कि अगर मैं इस बच्चे का सिलेक्ट करूं, अगर मैं इस बच्चे का आपको इमेज की प्रॉपर्टी दिखाता हूं कि कितने साइज का है ना, तो यहां पे आप साइज देख पा रहे होंगे, यह है 122 KB। कितना है, 122 KB है ना, 122 KB। अब देखिए 10 से 200 KB साइज होनी चाहिए, आप चेक कर सकते हैं इस तरह से। आपके फोन में भी जब आप 3 डॉट्स पे क्लिक करते हैं तो वहां आती है डिटेल्स पे क्लिक करिएगा तो उसमें साइज दिखाएगा आपको, है ना, ठीक है। तो यहां से 122 KB है, यही होना चाहिए। 10 से 200 KB के बीच में है तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 से कम भी नहीं होना चाहिए, 200 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये सब चीजें आपको चेक कर लेनी है। चलिए, और कहां प्रॉब्लम आता है बच्चों, तो ये जो आप डॉक्यूमेंट्स देख रहे हो, है ना, ये डॉक्यूमेंट अगर मैं इसका आपको साइज दिखाता हूं, इसका मैं आपको साइज दिखाता हूं कि कितना है, ठीक है। तो इसका जैसे ही आप प्रॉपर्टीज पर मुझे क्लिक करता हूं मैं, ये देखिए ये है 799 KB, 799 KB का डॉक्यूमेंट है ये हमारा पिछली बार का बच्चा है जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है, ठीक है। 799 KB, ठीक है, 799 KB का है, मतलब ये डॉक्यूमेंट वैलिड
नहीं होगा, हमें इसे कम करना पड़ेगा। अब ये सब हम कहाँ करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए वापस से चलते हैं हम लोग, ठीक। हमारा इमेज वहां ठीक था, पर फिर भी मैं आपको इमेज के लिए टूल्स बताता हूं कि कौन से टूल का इस्तेमाल आपको करना है, ठीक है। देखिए आप सिंपली सर्च क्या करना है, आपको सिंपली सर्च करना है इमेज। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिस टूल का मैं इस्तेमाल करने वाला हूं, ठीक है। मैं आपको लिंक उसका डाल दूंगा, इमेज रिड्यूस साइज, ठीक है। ऐसा भी आप लिख सकते हैं, जनरल और img2go। ये बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स से आप किसी का भी इस्तेमाल कीजिए, जो आपको पसंद आया, बढ़िया लगे आपको, वो इस्तेमाल कीजिए। मुझे ये सबसे अच्छा लगा है ये वाला टूल, इसलिए मैं इसी का इस्तेमाल करता हूं इमेज कंप्रेस करने के लिए, ठीक है। इस पर क्लिक करना है, आपको जाना है, ठीक है। यहां से आप चूज कीजिए फाइल्स को, तो मैं थोड़ा फाइल चूज करता हूं एक, ठीक है। ये तो इमेज ऑलरेडी हमारा था, तो मैं ना दूसरा ले लेता हूं, ठीक है। कोई दूसरा इमेज उठा लेता हूं, जहां से कि चलिए इस बच्चे का उठा लेते हैं हम लोग ओरिजिनल, ठीक है। ये अपलोड हो रहा है, मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। तो ये इमेज अपलोड हो चुका है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मैं आपको दिखाता हूं, देखिए इसकी साइज कितनी है। इसकी साइज है, यहां पर आप ध्यान से देख रहे होंगे इस चीज पर, तो इसकी साइज लिखी हुई है 2.57 MB, 2.57 MB, 3 MB के करीब का फोटो है, जो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसको हमको कंप्रेस करके 200 KB के नीचे लाना है और 10 KB से ऊपर रखना है ना। तो हम लोग इसका देखिए क्या करेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो बेस्ट मुझे लगता है, जो कि काम एक बार में कर देता है। आपके पास 2-3 ऑप्शन है। अगर आपका फाइल और भी 10 MB 12 MB का है, क्योंकि कैमरा मोबाइल से भी लीजिएगा ना, अच्छा खासा फोटो आता है, बढ़िया फोटो आता है, तो 10-12 MB का हो जाता है। तो आप तो पहले एक बार कंप्रेस कीजिए, छोटा होगा, फिर कंप्रेस कीजिए, फिर कंप्रेस, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक और जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बनाना है, तो उसके लिए जो मुझे बहुत सही लगा है वो है, आप यहाँ रीसाइज इमेज पे जाइए, रीसाइज इमेज पे जाइए, ठीक है। और इन्हें विड्थ और हाइट को आप डिफाइन कर दीजिए। जो मैं डिफाइन किया हूं, जो जिससे मेरा काम चल गया है, वो है 680 पिक्सल बाई 720 पिक्सल, है ना। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से, ताकि वो पासपोर्ट साइज का बना रहे, खराब ना हो उसका एस्पेक्ट रेशियो, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको जो अच्छा लगता है यहाँ पर, जिससे कि आपका ये जो साइज है पिक्चर का वो कम हो जाता है, वो आप रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, बस आपको क्या करना है, यहाँ स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब ये हो रहा है हमारा प्रोसेस, ठीक है। ये देखिए प्रोसेसिंग आपका लिखा गया, अब ये प्रोसेसिंग हो रहा है, थोड़ी देर में ये कंप्रेस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारा आ गया साइज 72.25 KB, यहाँ पर देखिए आ गया हमारा 72.25 kg। और जैसे ही कंप्रेस होता है, कंप्रेस होने के बाद अपना आपके पास आ जाता है उसी नाम से, आप इसको डायरेक्टली सेव कीजिएगा। आप यहाँ से कहीं भी जाकर के सेव कर सकते हैं, जहां पर आपको सेव करना है, ठीक है। आप उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे, ये आपका हो जाएगा डाउनलोड, ये आपका डाउनलोड होकर के हो जाएगा सेव, ठीक है। चलिए ये सेव हो चुका है, ठीक है। देखिए अगर मैं आपको पिक्चर दिखाऊं तो आपको कुछ भी पिक्चर में प्रॉब्लम नहीं लगेगा, पिक्चर की क्वालिटी भी बिल्कुल मेंटेन रखते हैं। ये देखिए पिक्चर की क्वालिटी मेंटेन है, सब कुछ बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। चलिए अब अगला जो है वो मैं आपको डॉक्यूमेंट कंप्रेस करने दिखा रहा हूं, कैसे आप पीडीएफ को कंप्रेस कर सकते हैं ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। देखिए अगला मैं आपको दिखाता हूं, सेम यही है, पीडीएफ कंप्रेसर, अगेन पीडीएफ टू गो, इमेज टू गो, पीडीएफ टू गो, मैं दोनों का लिंक डाल दूंगा, ठीक है। ये देखिए मैंने इस टूल्स का इस्तेमाल किया है, इस पर आप क्लिक कीजिए। अगेन सेम अपने फाइल्स को आप चूज कीजिए, जिस भी फाइल को आप कंप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं एक फाइल फिर से उठाता हूं, दूसरी फाइल, ठीक है। हमारे बच्चों की जो है वो ये आ गया जेईई मेंस, ठीक है। अपलोड हो रहा है ये फाइल। अगेन जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये अपलोड हो चुका है ना, ये ग्रीन हो गया मतलब अपलोड हो गया। और इसका साइज अगर आप फिर से देखिएगा तो इसका साइज देखिए क्या है, इसकी साइज है 4 MB के करीब, 3.44 MB, 3.44 MB, है ना, जो कि बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हमारा साइज कितना होना चाहिए, तो हमारा साइज तो भैया 200 KB से नीचे, 300 KB से नीचे होना चाहिए, है ना, 350 KB से 300 KB, ठीक है। तो हमें कंप्रेस करना है इसको, करते हैं कंप्रेस हम इसको, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल टूल है ना। आप आराम से नीचे जाइए, और मुझे जो बेस्ट लगा है, आप अपने हिसाब से अगेन इन तीनों में से बेसिक कंप्रेशन भी काम कर जाता है, कई बार बेसिक कंप्रेशन से ही आपका काम चल जाएगा। बट अगर नहीं चले तो आप यहां से जाइएगा और ये देखिए प्रिंट हाई क्वालिटी 300 DPI इमेजेस, इसको अगर आप कीजिएगा और स्टार्ट कीजिए,
आपका काम हो जाएगा। इस पर मैंने लगभग डॉक्यूमेंट्स किए हैं, काम हो जाता है, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है, अगर फेल होता है तो आप कुछ और भी दूसरे जो है देखिए 186.6, ये देखिए 186.68 के भी आ गया हमारा, है ना। एकदम बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, तुरंत हमारा काम हो गया, ठीक है। तो आप इस हिसाब से देख करके कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर आपको नहीं होता तो आप अलग अलग ऑप्शंस को भी चेक कीजिए जिससे आपका डॉक्यूमेंट काम आ जाए। पर ये बहुत ही सिंपल टूल है, इस टूल का आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर क्या है, मैं सेव कर देता हूँ इसको। अब मैं इसकी क्वालिटी भी दिखा दूँ, देखिए क्वालिटी बिल्कुल भी खराब नहीं हुई है, क्वालिटी बिल्कुल मेंटेन्ड है एकदम। अगर मैं इसको खोलूँ, ठीक है, देखिए बिल्कुल कोई भी लेटर्स खराब नहीं हुए, सब बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। चलिए इसको बंद कर देते हैं हम लोग। अब एक और टूल मैं आपको बताऊंगा कि मान लीजिए मैं आप पिक्चर लेते हैं, आप मोबाइल से पिक्चर लेते हैं तो पीछे का जो बैकग्राउंड है ना वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, कोई एकदम सॉलिड कलर है तो बेस्ट है वो। बट ठीक है, घर में आप ले रहे हैं, अगर दीवार की पेंटिंग खराब है या कुछ ऐसी है, नहीं अगर ऐसा हो पा रहा है तो आपको मैं एक और टूल बताता हूं जिससे आप बैकग्राउंड रिमूव करके अपने हिसाब से आप बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल टूल है वो भी, और बहुत ही बढ़िया टूल है जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। देखिए अगला उसको मैं भी बता देता हूं, वो है रिमूव बीजी, ठीक है। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए इसको भी आप क्लिक कीजिए, ठीक है। जैसे ही आप इसको खोलते हैं, बहुत ही सिंपल टूल है। यहाँ पर अपलोड इमेज, कोई भी इमेज, मान लीजिए मैं जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ मैंने किया भी है, ठीक है। यहाँ पर मैं स्कूल के कुछ बच्चों की पिक्चर है उसको अपलोड करता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग बिल्कुल भी खत्म कर देंगे इसको, ठीक है। ओके, सो दैट वाज ग्रेटर देन 12 MB, लेट्स टेक सम डिफरेंट फोटो। चलिए इस फोटो को मैं उठाता हूँ, ठीक है। हमारे ही एक टीचर हैं ये, ठीक है। देखिए एकदम से खत्म हो गया ये, है ना, पीछे का बैकग्राउंड खत्म। अब आपको बस क्या करना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, नीचे जाइए, यहाँ जो एडिट का है बस एडिट पर आप क्लिक कर दो, ठीक है। और यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लो कलर, ठीक है। और कलर आपको जो कलर है, देखिए पीछे एकदम बढ़िया सा कलर आपका, ये सिंपल सा कलर, ये आप डाउनलोड कर लीजिए। हो गया डाउनलोड इमेज, टेंशन समाप्त आपका, बहुत ही सिंपल, है ना। चलिए इसको बंद कर देते हैं हम लोग, ठीक है। ओके लेट्स क्लोज इट। चलिए क्लोज करते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो हम लोग अब आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं ना। आपको मैंने टूल्स दिखा दिए, इन टूल्स का इस्तेमाल करके आप आराम से अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, सबसे पहले अपना फोटोग्राफ सेलेक्ट करना है तो हम चूज करते हैं फोटोग्राफ, ठीक है। हम लोग जाते हैं वहीं पर, ठीक है, जिस बच्चे का मैं आपको दिखा रहा था डेमो में, तो मैं वहीं पर जाता हूँ और सबसे पहले मैं, ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर गया, उसके बाद फिर ओके, ठीक, चलिए तो यहाँ से फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं हम, ठीक है। जो भी आपको अपने बच्चे का प्रॉपर तरीके से फोटो सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ कर सकते हैं, हाइट वगैरह यहाँ पर भी कर सकते हैं, बट नहीं अपलोड ओरिजिनल, क्योंकि हमने पहले ही इरेज करके रखा है। यहाँ से भी आप कंप्रेस कर सकते हैं, हाइट विड्थ को चेंज कर सकते हैं, बट क्या है ना, बहुत प्रॉब्लम होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से आप आराम से पहले ही क्रॉप कर लीजिए अपने फ़ोन में या फिर लैपटॉप में, जहाँ भी आप कर रहे हैं, उसके बाद कंप्रेस कर लीजिए जो टूल्स मैंने बताया, उसके बाद आप अपलोड कीजिए, ठीक है। अगर अंगूठा, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा थंब होना चाहिए बच्चों, लेफ्ट हैंड थंब, लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन होना चाहिए, ठीक है। ओपन, अपलोड ओरिजिनल, देन हस्ताक्षर, सिग्नेचर हम उठा लेते हैं, ठीक है। देन ओपन, देन अपलोड ओरिजिनल, ठीक है। अगेन आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी यहाँ पर आपको SC ST OBC जो भी है आपका जो सर्टिफिकेट है उठा लीजिए। तो मैं ना कोई भी उठा ले रहा हूँ सर्टिफिकेट, ठीक है, जो मैंने कंप्रेस किया है, जो भी हमारे साइज का है, उसको बस मैं यहाँ उठा करके डाल दे रहा हूँ, ठीक है। तीसरा है चूज फाइल, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, तीनों को बहुत ही ध्यान से देखते हुए भरना है, ठीक है, कि कोई भी गड़बड़ी ना हो, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही अच्छे से भरने हैं। चलिए ये हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है सारे। जैसे सबसे पहले एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ कि आपको यहाँ से पानी है, फाइल चूज करनी है, ठीक है। यहाँ पर जो भी आपका फाइल बना हुआ है उसको आप चूज कीजिए, ठीक है। एक बार अगर आपसे गलती हो गया है, अगर आपने गलती दे दिया तो यहाँ देखिए आपका अपडेट का ऑप्शन आएगा। अगर आप पहली बार डाल रहे हैं तो यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इस अपडेट पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो ये अपडेट भी आप कर सकते हैं फोटो को, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इमेज फाइल अपलोड सक्सेसफुली, मतलब हमारा फाइल अपलोड और अपडेट
हो गया है ना। अब इसी तरह से नीचे जाकर के एक एक करके सारा देख लेना। जैसे यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो मैं फिलहाल किसी भी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर रहा हूँ जो भी मैंने कंप्रेस करके रखा है, ठीक है। यहाँ पर ओपन, यहाँ देखिए अपलोड का आ रहा है, ठीक है, इसको मैं अपलोड करूंगा। यहाँ से क्या होगा, आपको इसको देखना है, ये जो ब्लू वाला होता है, ये इमेज अपलोड सक्सेसफुली। उसके बाद देखिए जो अपलोड हो गया सबके आगे ये ब्लू से लिख दिया गया है अपलोडेड डॉक्यूमेंट, है ना। तो ये जरूर होना चाहिए, तभी आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली अपलोड हुआ है, ठीक है। तो मैं सारा का सारा अपलोड कर देता हूं एक बार, ठीक है। ये देखिए सारे डॉक्यूमेंट्स अब अपलोड हो चुके हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। प्रॉपर्ली आपको बड़े ही ध्यान से देख करके करना है कि जो मेरा कैटेगरी सर्टिफिकेट हो मैंने उसी को अपलोड किया हो, डोमिसाइल के में डोमिसाइल को अपलोड किया हो, डेट ऑफ बर्थ में डेट ऑफ बर्थ को अपलोड किया हो। मान लीजिए अपलोड हो गया, फिर थोड़ा कंफ्यूजन है कि क्या किया था, तो आप क्या कर सकते हैं, जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट है किसी भी पर भी आप क्लिक कीजिएगा जब आप, तो आप देख भी सकते हैं कि आपने क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किया। देखिए सारा डॉक्यूमेंट दिख रहा है कि मैंने क्या अपलोड किया है, ठीक है। चलिए अभी इसको आप यहाँ बंद कर दीजिए। इस तरह से आप एक बार वेरीफाई कर सकते हैं कि मैंने इमेज में फोटो डाला है कि नहीं, थंब में थंब डाला है कि नहीं, सिग्नेचर में सिग्नेचर को ही डाला है कि नहीं। एक बार आप अपलोड भी वेरीफाई भी कर लीजिए, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स को बाद में आप चेंज नहीं कर पाइएगा, है ना। एक बार अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया तो फिर इसमें जब करेक्शन विंडो भी खुलेगी उस समय आप इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन डॉक्यूमेंट्स को बड़े ही ध्यान से समझदारी से अपलोड करना है, एक बार वेरीफाई कर लेना है, तभी फाइनल सबमिट करना है। इन सब बातों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये नहीं, ठीक आते हैं। अब यहाँ पर कैप्चा आ गया, कैप्चा डाल लेते हैं हम लोग, है ना। तो कैप्चा है हमारा HA3476, ठीक, यस। यहां पर देखिए रिव्यू पेज आ गया हमारा, है ना। इस रिव्यू पेज में आपको अपने नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आपका फादर नेम, मदर नेम, सभी चीजों को एक बार प्रॉपर्ली फिर से मिला लेना है, पेशेंस रखते हुए, ठीक है। सबको बड़े ध्यान से मिला लेना है, ठीक है, कि मैंने सब कुछ सही भरा है कि नहीं भरा है। जो मेरा एग्जाम सेंटर है, जो मैंने उनको ध्यान में रखते हुए भरा है कि नहीं, सबसे पहले में कौन सा सेंटर भरे तो सबसे नजदीक वाला सेंटर हम डालना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजों को ध्यान से एक बार देख लेना है, ठीक है। और उसके बाद फिर अपना इमेज देखिए, यहाँ पर दिख भी रहा है कि फोटोग्राफ में आपने ये डाला है, थंब में आपने थंब डाला है, सिग्नेचर में सिग्नेचर डाला है, और श्रेणी प्रमाण पत्र में एक छोटा सा यहाँ पर छोटा सा आपको दिख रहा है, छोटा सा ये प्रीव्यू में भी आप देख सकते हैं कि आपने सही डाला है कि नहीं डाला है। अगर आपने गलत डाला है तो आप तुरंत से वापस जाकर के इसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपको मेरा नाम, पिता का नाम, सब कुछ पर क्लिक कर लेना है। अगर आपने कोई भी चीज गलत डाली है और आप उसको चाहते हैं कि मैं उसको अपडेट करूं, फिर यहाँ पर सारी चीजों को टिक करूं, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप आराम से थोड़ा ऊपर जाना है, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड मैंने गलत कर दिया है, तो मैं डॉक्यूमेंट अपलोड पर क्लिक करूंगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, देखिए मैं वापस से डॉक्यूमेंट अपलोड वाले पेज पर चला गया, ठीक है। और जो भी मुझे अपडेट करना है मैं अपडेट कर सकता हूँ। एंड देन सेव एंड नेक्स्ट अगेन, फिर आपका कैप्चा आएगा, कैप्चा डालना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है ना। और फिर से फिर आ जाइएगा प्रीव्यू पेज पर, एक बार फिर से आपको मिला लेना है। तो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है बच्चों, बहुत ही ध्यान से भरना है, समझदारी से भरना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आप बाद में बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, इसलिए डॉक्यूमेंट्स आपको अच्छे से भरना है, बिल्कुल सही, ठीक है। एक बार जब आपका सब कुछ हो गया, अगेन फिर से यहाँ सब कुछ सही है, उसको आपको सब कुछ क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड देन आई अग्री, एंड देन फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। नाउ यस आई वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन, ठीक है। अब देखिए आ गया पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म खुल चुका है। यहाँ पर फिर से आपको ऑप्शन देता है कि आपने ठीक है कर दिया, अभी आपको याद आया कि मैंने ध्यान नहीं देखा, मेरा वहां गलत हो गया, तो आप फिर से एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाकर के फिर से उसको एडिट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर कुछ लोगों का आएगा ईमेल आईडी वेरिफिकेशन का, मैंने ईमेल आईडी वेरीफाई कर रखा है, ठीक है। आप ईमेल आईडी को वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, तो ईमेल आईडी यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, उस पर आप जैसे ही आपका वेरीफाइड रहेगा एक पेज खुल जाएगा जिसमें आपको ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा, ठीक है। जैसे मोबाइल पे ओटीपी गया था हमारा, उसी तरह से उसको आप डालिएगा, ओके कीजिएगा, आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आता है पे एग्जामिनेशन फी। अब चूंकि मैंने ओबीसी भरा था इसलिए मुझे 650 रुपीज आ रहा है, अगर मैं SC ST होता तो 500 रुपए लगते मुझे, ठीक है। तो चलिए पे एग्जामिनेशन फी पे क्लिक करते हैं। मैं यहाँ पेमेंट फाइनल नहीं करूंगा क्योंकि ये टेस्ट एप्लीकेशन है, ठीक है, लेकिन आपको मैं पूरा अंतिम स्टेप तक दिखाऊंगा। यहाँ ऑनलाइन पेमेंट हो गया, देन प्रोसीड फॉर पेमेंट, ठीक है। आर यू श्योर, यस, ओके। यहाँ पर अलग अलग देखिए आपका फिर से नाम आ गया, आपका एप्लीकेशन नंबर आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, आप सब कुछ उसको मिला लीजिएगा, ठीक है, कि सब सही है कि नहीं। उसके बाद SBI MOPS एक ही ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है, देन प्रोसीड फॉर पेमेंट,
ठीक है। इसमें देखिए सबसे ज्यादा आप किसी भी अदर ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है आजकल लोग यूपीआई का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो मैं यूपीआई पे ही दूंगा कि दो तरह से देखिए आप कैसे यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, दोनों का क्या मतलब होता है। देखिए वीपीए होता है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, ठीक है। ये आपका जो यूपीआई आईडी होती है ना, नंबर विद @YBL, अगर आप फोन पे यूज करते हैं तो @ HDFC बैंक, गूगल पे इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह से बहुत सारे वर्चुअल पेमेंट एड्रेस दिए जाते हैं हमें उस पेमेंट ऐप की तरफ से, तो आपको वही डालना होता है। यहाँ वीपीए आप लिखिएगा और यहाँ पर फिर आप उस वीपीए का जो भी आपका वीपीए है उसको डालिएगा, और रिमार्क्स, अगर आप कुछ रिमार्क्स देना चाहते हैं जैसे सैनिक स्कूल एप्लीकेशन फॉर्म, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कंफर्म करेंगे, और नहीं तो फिर सिंपली अगर आप लैपटॉप पे भर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल पे भर रहे हैं तो आप स्कैन कर नहीं पाइएगा क्यूआर कोड। अगर आप लैपटॉप पे भर रहे हैं, कंप्यूटर पे भर रहे हैं, आप डायरेक्टली क्यूआर कोड खोलिए, ठीक है। अभी वीपीए को चलिए, यहाँ पर वीपीए मुझे डालने के लिए बोल रहा है, मैंने क्यूआर कोड पर ऑप्शन किया, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, ये पेमेंट पेज जो है वो रिडायरेक्ट करके मुझे बाहर कर दिया है, क्योंकि मैंने 2 बार किया। तो ऐसा कभी कभी आपको प्रॉब्लम आ सकता है, अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो चलिए मैं इस बात का भी आपको प्रॉब्लम को दूर किए देता हूं। अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो बिल्कुल भी घबराना नहीं, कह मेरा पेमेंट फेल हो गया, एप्लीकेशन फेल, कुछ नहीं हुआ है, सब सही है। आप इसको कट कर दीजिए, ठीक है। फिर से यहाँ देखिए ये जो पेज था उस पर आप जाइए, ठीक है। आप यहाँ नीचे जा करके 2023 एप्लीकेशन फॉर्म, ओके। अभी चलिए देखूंगा, अच्छा फॉर सिक्योरिटी रीजंस यू आर नॉट अलाउड टू ओपन मोर देन वन ब्राउज़र विंडो। अच्छा, चूंकि देखिए ऐसा कभी कभी आपके बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम आ गया, ये सभी प्रॉब्लम कई बार फेस करते हैं पेरेंट्स, बच्चे, और परेशान हो जाते हैं। यहाँ देखिए डुप्लीकेट सेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो पुराना वाला पेमेंट वाला पेज अभी आपने देखा, जो कि ड्यू टू टेक्निकल रीजंस एसबीआई का भी आया था कि वो मुझे रिडायरेक्ट कर दिया था, पेमेंट फेल हो गया था मेरा, ठीक है। तो अगर आप तुरंत करने की कोशिश कीजिएगा तो आपका कुछ इस तरह का सेशन आएगा, जो कि आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना। एक बार में 2 सेशन नहीं, तो बिल्कुल भी इस सब में हड़बड़ाने वाली बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, आपका सब सही है। आप बस थोड़ी देर रुक जाइए, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट रुक जाइए, उसके बाद जैसे ही आप कीजिएगा ये आपका फिर से ओके हो जाएगा। तो मैं अभी आपको 2 मिनट वीडियो को मैं रोक दूंगा, उसके बाद फिर मैं दिखाता हूँ कि देखिए कैसे मैं फिर से इसको खोलूंगा, ठीक है। अभी इसको बंद कर देते हैं, इनवैलिड सेशन लिख रहा है, ठीक है। ठीक है, देखिए थोड़ी देर बाद मैं फिर से इसको खोलने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ओके, देखिए खुल गया हमारा। अब हम लॉगिन करेंगे, क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो हम लॉगिन करेंगे। यहाँ पर देखिए मैं लॉगिन करता हूँ, ठीक है। मैंने पहले ये कॉपी कर रखा है, आप आराम से, ये मेरा एप्लीकेशन नंबर है, आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर आपके मैसेज पर आया हो उस पर आप टाइप कर लीजिए। यहाँ पर आप पासवर्ड टाइप कीजिए, जो पासवर्ड आपने सेट किया था रजिस्ट्रेशन के वक्त, ठीक है। उसके बाद यहाँ कैप्चा कोड, फिर से तो कैप्चा कोड डालता हूँ मैं 1K4609। ध्यान रखना है आपको केस का। देखिए कैंडिडेट होम पेज, फिर से आ गया। वैसे हमारा पूरा का पूरा फॉर्म भरा हुआ, कोई परेशानी दिक्कत वाली बात नहीं हुई है। तो कभी भी अगर बीच में इस तरह का कोई भी इंटरनेट चला गया, बंद हो गया, बैटरी डाउन, कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ गया, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से फिर से लॉगिन करना है, और जिस प्रोसेस में आप फंसे हैं यहाँ पर आपका आता रहेगा होम पेज पर, वहां से फिर से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम लोग पेमेंट पे कर रहे थे, अगेन फिर से हम लोग पेमेंट पे जाएंगे, ऑनलाइन पेमेंट, प्रोसीड फॉर पेमेंट, ठीक है, ओके। एंड देन यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे, प्रोसीड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर से यूपीआई पर जाएंगे, और अगर आप कंप्यूटर वगैरह से भर रहे हैं तो डायरेक्टली क्यूआर कोड पर आप ओपन कीजिए, ठीक है। ये देखिए क्यूआर कोड खुल गया, मोबाइल उठाइए, स्कैन कीजिए, आपका आ जाएगा। जो भी यूपीआई आपका इस्तेमाल करते हैं अपना पिन डालिए, और यहाँ से पेमेंट आपका हो जाएगा। जैसे ही पेमेंट आपका हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर अपने आप ही वो पेज रीडायरेक्ट होकर के वापस से आपके होम पेज पर चला जाएगा। तो मैं फिलहाल कैंसिल कर देता हूँ ट्रांजेक्शन, ठीक है। ट्रांजेक्शन मैंने कैंसिल कर दिया है, देखिए ये वापस से आ गया ये पेज के ट्रांजेक्शन स्टेटस फेलियर, ठीक है। और यू विल बी रिडायरेक्टेड टू इन 30 सेकंड। 30 सेकंड में मुझे रिडायरेक्ट कर देगा। मैं थोड़ी देर के लिए पॉज करता हूं। आप डायरेक्टली भी यहाँ पर क्लिक हियर कर करके जा सकते हैं, तो मैंने कर दिया। ये देखिए क्लिक हियर टू गो होम, ठीक है। यहाँ पर आ गया आपका, मतलब आपका यहाँ पर आपका लिखा जाएगा डाउनलोड योर कंफर्मेशन पेज, ठीक है। जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होगा, समझिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, उसको आप डाउनलोड करके सेव करके रख लीजिए, क्योंकि वो आगे काम आ सकता है आपके, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा सैनिक स्कूल 2023 के फॉर्म भरने की प्रक्रिया, ठीक है। मैं सारे लिंक्स डाल दूंगा जिन भी टूल्स का मैंने इस्तेमाल किया डॉक्यूमेंट्स को कंप्रेस करने के लिए, रिसाइज करने के लिए। तो आप आराम से घर बैठे कर सकते हैं, कहीं बाहर भागदौड़ करने की जरूरत नहीं, कोई एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप एक एक काम को घर बैठे कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ओके। हम लोग इसका एक और वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें हम लोग बताएंगे कि इस बार के एग्जाम्स में नए सैनिक स्कूल को लेकर के क्या क्या नई नई चीजें आई हैं, ठीक है। तो उस वीडियो को भी आप देखिएगा जरूर।
ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।